हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल पर। और मैं राहुल मिश्रा आज डिस्कस करने जा रहा हूं ग्राम समाज और ग्राम विकास का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम ग्राम विकास के 5 लेक्चर वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वीडियो को समझा, राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जाना। अगर आप उन 5 वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट पर ग्राम समाज ग्राम विकास भाई राहुल सर आप सर्च कराइएगा, तब भी आपको वीडियो जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 ग्राम समाज और ग्राम विकास का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्व विभाग के एक प्रमुख अंग की, जिसका नाम है चकबंदी। तो अगर बात करें राजस्व विभाग के इस प्रमुख अंग की, राजस्व विभाग के प्रमुख अंग की, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाया था कॉन्सेप्ट वीडियो में इनके अंगों के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हम राजस्व विभाग के प्रमुख अंग, जिसका नाम था राजस्व परिषद, उसको कवर कर चुके हैं। राजस्व परिषद, हमने राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जाना, हमने राजस्व परिषद के जो प्रमुख अधिकारीगण हैं उनके कार्यों के बारे में समझा, लेखपाल को अच्छे से समझा, लेखपाल के कागजात कौन कौन से होते हैं उन सभी को समझा। अब हम दूसरे प्रमुख अंग की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चकबंदी विभाग। जिसका नाम क्या है? चकबंदी विभाग। राजस्व विभाग का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे राजस्व परिषद से बनते थे, ये भी इंपॉर्टेंट अंग था। और ऐसे ही चकबंदी विभाग भी इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग है राजस्व विभाग का। तो गाइज, हम चकबंदी विभाग को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हम चकबंदी विभाग को। चकबंदी विभाग, चकबंदी विभाग को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि चकबंदी है क्या। अगर आप चकबंदी को समझ पाए कि चकबंदी है क्या, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना और आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। तो चकबंदी क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। और अगर बात करें तो चकबंदी जो विभाग है या चकबंदी जो योजना है, ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, यानी राज्य सरकार ने इस योजना को इसीलिए बनाया कि आम आदमी या जो हमारे कृषक हैं उनका भला हो सके। और इस विभाग के द्वारा उन विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके, जिससे जो कृषक हैं वो वंचित थे। तो गाइस, हम बात करते हैं कि चकबंदी है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चकबंदी ये जो शब्द है ये बना कैसे। आप देख रहे होंगे चक और बंदी, इन दो शब्दों से मिलकर चकबंदी बना है। तो क्या होती है चकबंदी, सबसे पहले हम समझते हैं। चकबंदी की सही मायने में जो डेफिनेशन है वो यह है कि खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना। खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना, इसे हम क्या बोलते हैं? चकबंदी बोलते हैं। अब आप देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो चक और एक बंदी, यानी चकों की बंदी करना ही क्या कहलाती है? चकबंदी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना। अब अगर बात करें कि खातेदार क्या होते हैं और जोतें क्या होती हैं, या जोत किसे कहा जाता है, इसको भी हमें समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि चकबंदी एक्चुअल में है क्या। तो खातेदार का मतलब होता है मालिक। अभी मालिक कौन है? तो यहां पर खातेदारों को हम बोल सकते हैं किसान, यानी अपने खेतों का मालिक। आप ऐसा भी बोल सकते हो खेतों के मालिक। खेतों के मालिक, और खेतों का मालिक कौन कहलाता है? किसान कहलाता है। तो खातेदार यानी किसान या कृषक, यानी अपने खेतों के जो मालिक हैं वही कौन है? खातेदार। तो उनकी बिखरी जोतों को एकत्रित करना। अब जोत क्या है? तो जोतों को हम बोलते हैं खेत। एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? खेत। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम जोत बोलते हैं और वैसे अपनी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। तो खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना, यही क्या कहलाती है? आपकी चकबंदी
कहलाती है। अब विक्री जोतें क्या हैं गाइज, इनको भी हम समझते हैं और इनको एकत्रित करने का काम क्यों किया जाता है। तो गाइज मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी मान लीजिए कोई गांव है, ए गांव वहाँ पर है, ठीक है। और फिर आपके पास मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन है, वो आपके बी गांव है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दूरी है गाइज, मान लीजिए 20 किलोमीटर के आसपास है। फिर मान लीजिए आपके ही फैमिली में किसी और या आपके नाम ही कोई और मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन है, तो उसकी दूरी यहाँ से गाइस 40 किलोमीटर है। तो आपकी ज़मीनें जो हैं उसके स्वामित्व तो आपका है, उस पर उसके मालिक तो आप हैं, लेकिन आप देख सकते हो बिखरी ज़मीनें हैं, यानी उनके बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। आपको खेती करने के लिए परेशान होना पड़ता है, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए समय देना पड़ता है। अब समय के अलावा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, सिंचाई के साधन भी आप सुलभ नहीं करवा सकते हो। अगर आपने सोचा कि हम खेतों पर एक ट्यूबवेल लगवा दें जिससे उस खेत की सिंचाई बढ़ सके, अच्छी खासी सिंचाई कर सकें, तो आप इस खेत पर ट्यूबवेल लगवाओगे तो इसका पानी इस खेत पर थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि इस खेत की दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर है, और अगर आपने इस पर लगवा दिया तो यहाँ पानी नहीं जाएगा। तो बिखरी जोतों से किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन किसानों के लिए जिनकी जो जोतें हैं वो बिखरी हुई हैं, उन्हें चकबंदी कराना कैसा होता है, फायदेमंद होता है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि चकबंदी विभाग राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। चकबंदी विभाग को उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश में कब यह लागू हुई, तो बात करें तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1954 में प्रारंभ की गई। आप इसको याद रखेंगे, 1954 में चकबंदी को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। 1954 में जब चकबंदी को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था तो केवल यह 2 जिलों से प्रारंभ हुई थी। तो उन 2 जिलों की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर ज़िले की एक तहसील है, सुल्तानपुर ज़िले की तहसील जिसका नाम है मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। सबसे पहले गाइज यहाँ से स्टार्ट हुई चकबंदी। अब वर्तमान समय में बात करें तो मुसाफिर खाना जो है वो अमेठी ज़िले का हिस्सा है। और अगर बात करें दूसरा ज़िला कौन सा था तो मुजफ्फरपुर नगर की तहसील है कैरोना, ठीक है, कोरोना नहीं समझना है, कैरोना। तो कैरोना तहसील से इसको स्टार्ट किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जब 1954 में चकबंदी को प्रारंभ किया गया तब केवल 2 जगह या 2 स्थानों से प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में तो 1958 को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया। 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं। अब अगर बात करें कि चकबंदी के प्रमुख कार्यों का संचालन करने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया, तो चकबंदी संबंधित प्रमुख कार्यों का संचालन करने के लिए बात करें, कार्यों के संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण विभाग बनाया गया उसका नाम है चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग। अगर बात करें तो चकबंदी विभाग को जब गठित किया गया तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया, तो 1953 एक्ट को आप याद रखोगे। चकबंदी संबंधित प्रमुख कार्यों का संचालन करने के लिए 1953 अधिनियम या 1953 एक्ट के अंतर्गत चकबंदी विभाग का गठन किया गया। अगर बात करें चकबंदी विभाग किस अधिकारी के अंतर्गत संचालित होता है, इसका प्रमुख अधिकारी कौन सा है, तो इसका प्रमुख अधिकारी है, आप इसको याद रखोगे, चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त इसका प्रमुख अधिकारी है, ठीक है, जिसके अधीन ये पूरा विभाग कार्य करता है। जैसे हमने राजस्व परिषद में पढ़ा था मंडला आयुक्त प्रमुख अधिकारी है, उसके अंतर्गत सभी कार्य करते हैं, तो ऐसे ही चकबंदी आयुक्त भी इसका प्रमुख अधिकारी होता है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप याद रखेंगे चकबंदी विभाग का हेडक्वार्टर जो है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, चकबंदी विभाग का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है आपका, यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है गाइस। तो हमने जाना कि चकबंदी को कैसे प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में, और चकबंदी से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को भी हम जानेंगे। भारत के अन्य राज्यों में क्या इसका प्रावधान, उन सभी को भी हम समझेंगे आगे जा कर के। तो गाइस जब हम देखते हैं कि चकबंदी के कौन कौन से लाभ भी हैं किसानों को और कौन कौन से नुकसान हैं, उन सभी पहलुओं के बारे में भी हम जानते हैं। चकबंदी विभाग ने अपने प्रमुख कार्यों को संचालित करने के लिए, उनका नियमन करने के लिए उत्तर प्रदेश
जोत अधिनियम 1953 बनाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 बनाया, जिसके अंतर्गत उनके सभी कार्यों को संचालित किया जाता है। तो उन कार्यों से कौन कौन से लाभ होते हैं, हम उन लाभों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं चकबंदी से प्रमुख लाभ। कौन कौन से लाभ हैं जो चकबंदी से होते हैं किसानों को, उनके बारे में हम जानते हैं। तो आप अगर बात करें, इनमें से सबसे पहला प्रमुख लाभ है बिखरी जोतों को एकत्रित कर देना। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बिखरी जोतों को एकत्रित करना, ठीक है, ये प्रमुख लाभ है। बिखरी जोतें हम समझ ही चुके हैं कैसे इनको एकत्रित करना। दूसरा प्रमुख लाभ कौन सा हो जाता है? वैज्ञानिक ढंग से कृषि को करना। वैज्ञानिक ढंग से कृषि को करना, ठीक है, ये प्रमुख लाभ ये भी हो जाता है कि जब आपकी जो जोतें होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर आप वैज्ञानिक तरीके से भी खेती किसानी आप कर सकते हो। जब आपकी खेत अलग अलग होंगे, उनके बीच में दूरी ज़्यादा होंगी, तो आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अपने खेतों पर। जब आपका पूरा जो जितना भी आपका भूमि है, आपके खेत हैं, वो एक ही जगह पर एकत्रित होंगे, तो आप फिर उनमें माइंड लगा सकते हो, आप खेती में बढ़ा सकते हो, कुछ पैसा उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस वैज्ञानिक ढंग से खेती आप तभी कर पाओगे जब आपकी खेती एक जगह एकत्रित होगी। और कौन कौन से प्रमुख लाभ हो सकते हैं? तो इसमें एक और प्रमुख लाभ होता है समय की बचत। इसको भी आप याद रखें, समय की बचत, ठीक है। इसके अलावा आप और भी लाभ बना सकते हो, पैसों की बचत, पैसों की बचत। अगर इसके अलावा हम बात करें और भी कई सारे लाभ इससे हो सकते हैं, जैसे जो बची हुई चकबंदी करने के बाद जो बची हुई भूमि है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, चकबंदी के बाद शेष भूमि, ठीक है। चकबंदी के बाद जो शेष भूमि बचती है गाइस, उस पर आप क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। आप उस पर खेल का मैदान बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आप पंचायत भवन भी बना सकते हो। जो गाँव में पंचायत भवन होते हैं उसके लिए भी ज़मीन हो सकती है। आप वहाँ पर विद्यालय बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रमुख जो चीज़ें होती हैं, पार्क भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो चकबंदी के बाद जो शेष भूमि रह जाती है उस पर विभिन्न कार्यों को भी संचालित किया जा सकता है। खेल परिसर बना सकते हो आप, प्रमुख संस्थान या भवन भी स्थापित कर सकते हो। तो चकबंदी से प्रमुख लाभ होते हैं किसानों को, ठीक है। इसके अलावा जो आपका समय है वो बच जाता है, पैसे बच जाते हैं और उपज अच्छी खासी या फिर होने लगती है। आप सिंचाई के साधन भी पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों में आप संचालित कर सकते हो। अब हम देखते हैं चकबंदी से प्रमुख नुकसान कौन कौन से हैं जो होते हैं। तो आइए गाइस हम देखते हैं चकबंदी के प्रमुख नुकसान कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो गाइस यही होता है कि रिकॉर्ड की कमी होती है। किसकी कमी होती है? रिकॉर्ड की कमी, यानी भूमि संबंधित जो भी ब्यौरा होता है उसका कोई रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं हो पाता है। आप इसको याद रखेंगे कि रिकॉर्ड की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है चकबंदी के नुकसान का। और इसके अलावा अगर हम बात करें भूमि की कीमतों में अंतर, भूमि की कीमतों में अंतर, ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है जो चकबंदी को नुकसान पहुंचाता है। देखिए भारत का किसान कैसा है? रूढ़िवादी है, यानी भारत के किसानों का जो रवैया है वो रूढ़िवादी टाइप का है। और किसान जो होते हैं वो अपनी महंगी भूमि, जैसे मान लीजिए अपने आपके गांव में कोई धनवान किसान है, उनकी भूमि उनके गांव में एक वैल्यू रखती है। यानी मान लीजिए आपका 1 बीघा जो खेत है, मान लीजिए एक गाँव में उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए बीघा है। कितनी है? 2 लाख रुपए बीघा। और चकबंदी कराने के बाद आप हो सकता है दूसरी जगह खेत मिल जाए, सामने वाले व्यक्ति को यहाँ मिल जाए, तो वो अपने खेत की चकबंदी नहीं कराएगा, क्योंकि मान लीजिए वी गांव में जो ज़मीन की कीमत है वो मान लीजिए मात्र 1 लाख रुपए बीघा है। तो ऐसे में जो किसान होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू वाली ज़मीन को नहीं बेचते हैं। वो जानते हैं कि यह ज़मीन उनकी उपजाऊ है, इसकी कीमत ज़्यादा है, तो इसके बदले में वो कम
जो वैल्यू वाली ज़मीन होती है उसको खरीदने से इनकार करते हैं। तो ऐसे में चकबंदी होना आप बोल सकते हैं चकबंदी होना असंभव सा हो जाता है और चकबंदी मुश्किल सी हो जाती है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि सरकार के द्वारा अनिवार्य चकबंदी जैसी योजनाओं को लागू किया जाता है जिससे किसानों को चकबंदी फिर करानी ही पड़ती है। लेकिन अगर ऐच्छिक चकबंदी की हम बात करते हैं तो ऐच्छिक चकबंदी में किसानों की ही बात मानी जाती है। वो अपनी ज़मीन अगर बेचने से इनकार कर देते हैं तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। चकबंदी वैसे दो टाइप की होती है, और एक ऐच्छिक चकबंदी होती है और एक आपकी होती है अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी और एक आपकी होती है अनिवार्य चकबंदी। इसको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर बात करें ऐच्छिक चकबंदी की तो किसान अपनी इच्छा के अनुसार अगर अपने खेतों की चकबंदी कराना चाहे तो उसे हम ऐच्छिक चकबंदी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी प्रगति बहुत स्लोली होती है क्योंकि किसान बहुत ही, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2% या 3% किसान ही चकबंदी करने को तैयार होते हैं ऐच्छिक चकबंदी में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अनिवार्य चकबंदी की तो अनिवार्य चकबंदी वैसे दो टाइप्स की होती है। इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, एक तो आपकी आंशिक होती है और एक आपकी होती है पूर्ण चकबंदी। ठीक है, या इसको हम पूर्ण ही बोल देते हैं, एक आंशिक चकबंदी और एक पूर्ण चकबंदी। तो आंशिक में क्या होता है कि गांव के जो अधिकतर किसान होते हैं 75% किसान, वो अगर तैयार हो जाते हैं चकबंदी करने के लिए तो बाकी लोगों को भी चकबंदी माननी पड़ती है, चकबंदी के रूल्स को फॉलो कराना पड़ता है। लेकिन अगर पूर्ण की बात करें, सरकार ने कोई लॉ बना दिया कि आपको चकबंदी कराना अनिवार्य है ही, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको चकबंदी करानी पड़ेगी। और ये कानून जो होता है चकबंदी का, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। जो अनिवार्य चकबंदी का होता है उसमें खासकर जो पूर्ण चकबंदी होती है। ऐच्छिक चकबंदी हम बोल सकते हैं कि लचीली होती है, उतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती है और इसमें किसानों की मनमानी चलती है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो चकबंदी को नुकसान होता है उसमें भूमि की कीमतों को लेकर, जो भूमि की कीमतों में अंतर होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो चकबंदी को नुकसान में पहुंचा देता है। इसके अलावा और कौन कौन से नुकसान हैं जो चकबंदी में होते हैं किसानों को, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खर्चा, सबसे बड़ा इशू है खर्चा। चकबंदी कराने में कई खर्चा भी बहुत आता है, कई सारे राज्यों में इसके अलग अलग नियम प्रावधान हैं, तो खर्चा बहुत अधिक होता है, इसलिए लोग चकबंदी कराने से बचते हैं। तो ये हमने जाने चकबंदी के कौन कौन से प्रमुख नुकसान हैं। अब हम जानते हैं चकबंदी विभाग के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं और उसके बाद फिर गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में चकबंदी के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम जानते हैं चकबंदी विभाग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। चकबंदी विभाग के कार्य, आप चकबंदी को अच्छी तरीके से अगर समझ रहे होगे तो इसके कार्यों को भी आप अब समझ गए होंगे कि कौन कौन से काम होते हैं चकबंदी विभाग के। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला कार्य है वो तो यही है कि बिखरे जोतों को एकत्रित करना, बिखरे जोत को एकत्रित या संगठित करना। और जब जोत एकत्रित हो जाते हैं तो उन्हें हम चक बोलते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें प्रमुख कार्य की तो नाली की व्यवस्था भी वो करते हैं, नाली की व्यवस्था करना। जब चकबंदी करी जाती है तो जो नाली होती है उसकी व्यवस्था भी करना चकबंदी विभाग का प्रमुख कर्तव्य होता है। यानी चकबंदी करते समय उन्हें ध्यान रखना होता है कि जो पानी आने के लिए नाली है वो भी निकाली जाए, उसमें एक सेक्टर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि लगातार खेतों को एकत्रित करके उसमें बिल्कुल भी जगह ना दी जाए। तो नाली की व्यवस्था करना ये भी चकबंदी विभाग का प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा चकबंदी करते समय कुछ प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं चकबंदी विभाग द्वारा कुछ प्रतिशत की कटौती करके, कुछ प्रतिशत की कटौती करके भूमि को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित करना, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित करना। ठीक है गाइस, मैं मुँह से बोलते जा रहा हूँ तो आपको अगर चीज़ें सही से नहीं दिख रही हैं तो आप उनको रिपीट कर लीजिए, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं बोलते जा रहा हूँ बिखरे जोत को एकत्रित करना, नाली नलका इनकी व्यवस्था करना जब आप चकबंदी कर रहे हैं। चकबंदी विभाग द्वारा कुछ प्रतिशत की कटौती की जाती है चकबंदी करते समय, और जो भूमि बचती है उसको सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया जाता है। सार्वजनिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं जिसमें जनता की भलाई के लिए सरकार प्रमुख कार्य करती है। अब सार्वजनिक उद्देश्यों में कौन कौन से उद्देश्य आ जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि मान लीजिए सरकार को खेल का मैदान बनवाना है, वहाँ पर
ठीक है, सरकार को कोई प्रमुख संस्थान वहाँ पर बनवाना है, ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही इसको आरक्षित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो इसका प्रमुख अधिकारी है वो अपने लिए भूमि को आरक्षित कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो गाइज हमने समझा चकबंदी विभाग के प्रमुख कार्यों के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम चकबंदी विभाग के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानेंगे और चकबंदी विभाग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और इसके अलावा चकबंदी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।